हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 50 के बारे में। अगर हम भाग 50 के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 49 तक पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और आप इस श्रृंखला से आनंद लीजिए और इस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए। और इन श्रृंखलाओं में अगर कोई गलती हो जा रही है पीछे की श्रृंखला में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप लोग अपने कमेंट को कर दीजिए। ठीक है, तो इन सभी श्रृंखलाओं से जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जितने भी व्याख्याएँ की जाती हैं, वो सभी उन सभी चीज़ों को आप कहीं न कहीं प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को देखेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने हो रहा है, आज से शुरू है और आज है और कल 28-29 अक्टूबर तक है। और जो लोग पेट दे रहे हैं तो उनको बेस्ट ऑफ लक, भाग्य उनका साथ दे और अच्छे से आप लोग पेट दीजिए। और इस जी श्रृंखला से आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके पेट में आने की संभावनाएं हैं। अगर आएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 4 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम्स है। तो उस समीक्षा अधिकारी आर ओ या यूपी आर ओ या आर ओ को लेकर केंद्र में हम लोग चल रहे हैं और उसके आधार पर इस जी श्रृंखलाओं का निर्माण किया जा रहा है। और इसको इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आप इन सभी प्रश्नों को आप प्रत्येक एग्ज़ाम में अगर जिसमें जीएस पूछा जा रहा है उसमें ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि समान अध्ययन श्रृंखला भाग 50 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तालिकोटा का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है, विजयनगर साम्राज्य में लड़ा गया था। ये मध्यकाल का युद्ध है और युद्धों से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और उसको आप लोग नोट डाउन करते रहें। ठीक है, और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रहेगा और आप नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, और आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी नोट्स ही होता है। और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोग किताब नहीं पढ़ पाएंगे। और किताब पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसको समझाने वाला भी आप लोगों को चाहिए। कोई भी किताब आप लोग खुद से नहीं समझ पाएंगे जब तक कोई बताता नहीं है। नहीं तो इतिहास आप पूरा पढ़ जाइए, इतिहास की घटनाएं सब पता रहे, लेकिन इतिहास को जो समझने वाली बात है, क्यों कब कैसे उसका परिणाम क्या निकल कर आया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला चाहिए, तभी आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो तालिकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था, यहाँ 1561 हो गया फिर से, तो ये 1565 है। ठीक है, कोई भी आप 65 कर लीजिए, 1565 में लड़ा गया था तालिकोटा का युद्ध। ठीक है, तो अगर हम एक एक युद्धों के बारे में बात करें, शुरू से 1565 की ये बात करते हैं हम। 1565 इसी को बोला जाता है तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा, ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ था ये हम आपको बता दे रहे हैं और शासकों का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। यहाँ पर देखिए कि 5 लोग हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ठीक है, यहाँ पर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, और फिर उसके बाद बीदर। ठीक है, यहाँ पर 4 लोग हैं, बीजापुर के शासक हैं, गोलकुंडा के शासक हैं, अहमदनगर के और बीदर के शासक हैं। ठीक है, कि संयुक्त सेना, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और आप लोगों को इनके शासकों को लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर भी इनके शासकों को लिखिए कि कौन कौन शासक है क्रम से। ठीक है, विजयनगर पर आक्रमण किया, और यह युद्ध लड़ा गया था। और देखेंगे कि एक राक्षसी तांगड़ी नामक 2 गांव है। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी नामक 2 गांव है, उन्हीं के मध्य में लड़ा गया था। ठीक है, उन्हीं के मध्य में तालिकोटा है, वहीं पर वो युद्ध लड़ा गया था। तो इसीलिए इसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी। ठीक है,
तो अगर कभी प्रश्न पूछता है कि राक्षसी तांगड़ी नामक युद्ध से के नाम से कौन सा युद्ध फेमस है, तो वो तालीकोटा का युद्ध है। और तालीकोटा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर की संयुक्त सेना और प्लस विजयनगर साम्राज्य के बीच में। और यहाँ पर बरार शामिल नहीं है, ठीक है। अगर बरार शामिल हो जाता है तब मान के चलिए कि ये पूरा युद्ध एक ही साम्राज्य में होता, ठीक है। तो बरार शामिल नहीं है, इसीलिए ये 5 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को शासकों के बारे में लिखना है, कौन कौन से शासक यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर हम 1526 की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर है यहाँ पर, और बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। जिसमें लोदी परास्त हुआ था, पराजय हुई लोदी की, और फिर वहाँ पर बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और 1556 की अगर हम बात करें तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। और 2 युद्ध तो एक ही शताब्दी में हुआ है, लेकिन तीसरा युद्ध जो है 18वीं शताब्दी में लड़ा गया था, 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ यहाँ पर। तो यह युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? यहाँ पर अकबर हैं। वैसे अकबर लड़ा नहीं था इस युद्ध में, क्योंकि अकबर उसमें बहुत छोटा था कि 1556 की बात है। तो आप देखेंगे कि अकबर के साइड से बैरम खान ने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पर है हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू लिख देते हैं, हेमू इनको बोला जाता है। तो इनको हेमचंद्र यहाँ पर कोष्ठक में आप लोग लिख लीजिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा विक्रमादित्य का कट गया होगा, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा सुनकर, विक्रमादित्य। फिर इसके बाद 1561 की अगर हम बात करें, 1561 में आप देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1561 में हल्दी घाटी का नहीं, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1561 में लगभग में मेरे ख्याल से आप मान के लिए उसको एक बार चेक करिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध एक बार चेक कर, उसे 1576 ही है। काहे कि क्योंकि जो चीज़ें याद रहती है ना, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3 युद्ध आप लोग लिखिए, और यहाँ पर 1565, 1526 और 1556, ठीक है। और हल्दी घाटी का 1576 में लगभग में हुआ है, क्योंकि अकबर वहाँ पर खुद लड़ा था, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है आपका महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। वहाँ पर आप देखेंगे कि मराठा है और अफ़गान है, अहमद शाह अब्दाली शायद है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इन सारे युद्धों को लिखिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी। किसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व, अधिशेष लगान, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली, ठीक है। तो वित्तीय व्यवस्था से मतलब है कि राजस्व व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, ठीक है। यानी कि जो राजस्व व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विजयनगर साम्राज्य का मुख्य स्रोत क्या था? वो था होगा भू राजस्व, ठीक है। भू राजस्व कई प्रकार से आप देखेंगे कि लिया जाता था, उसमें बहुत सारे करों का व्याख्या किया गया है। तो उसको हम लोग देखा जाएगा कि हर एक कर को किस प्रकार से लिया जा रहा है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और वहाँ पर आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य से हम लोग बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अध्याय 2 में विजयनगर साम्राज्य पर बहुत ही बड़ा एक चैप्टर ही है उसका। तो उस पर हम जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में विस्तार पूर्वक बातें की जाएंगी, और हर एक चीज़ के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये जानिए कि जो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जो थी वो था भू राजस्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जहाँ वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो भूमियाँ बांटी गई थी तो उसको उपजाऊ के आधार पर भूमियाँ, उपयोग के आधार पर, उपजाऊ के आधार पर भूमि बांटी गई थी। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। तो वहाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्थान खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ये किस प्रकार से प्रश्न बनाया गया है, और इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप लोगों से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आप लोगों को देखेंगे। और कौन से स्थान के खंडहर हैं जो विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर के, बीजापुर के, हम्पी के, गोलकुंडा के। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, और इसमें बीदर और बारार जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर आपके विजयनगर साम्राज्य बन जाएगा। ठीक है, अगर अहमद और बारार इसको जोड़ लिया जाए इसमें तो वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए कि हम्पी के जो खंडहर हैं वहाँ पर राजधानी, जो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। और हम्पी में ही, ठीक है, अगर हम्पी में ही आप देखेंगे, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हम्पी को वर्तमान समय में क्या बोला जाता है। ठीक है, हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयनगर के शासकों के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और विरूपाक्ष क्या है? ये शिव के रूप हैं। ठीक है, शिव के रूप हैं। और क्योंकि दक्षिण की बात है ना, तो दक्षिण में आप देखेंगे कि शिव और विष्णु, इन्हीं दो लोगों की पूजा की जाती थी ज़्यादातर। ठीक है, तो विरूपाक्ष जो हैं आपके शिव के ही शायद रूप हैं। ठीक है, तो उनके आधार पर ये इनका मंदिर निर्माण कराया गया था। इसके बाद चेक कर लीजिएगा कि ये किसके रूप में, विष्णु के हैं कि शिव के हैं। मेरे ख्याल से शिव के ही होंगे। तो इस तरह से आप लोग को, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए, और इस तरह के प्रश्न आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रहिए कि ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न को पूछने के हज़ारों तरीके हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है। अगर उसको थोड़ा सा कठिन बनाना रहेगा तो घुमा के पूछ लेगा। अगर उसको ज़्यादा ही कठिन बनाना रहेगा तो वो 4 लाइन का दे देगा। ठीक है, जैसे हमने 2 लाइन लिख दिए हैं, 2 लाइन और जोड़ देगा। अगर 4 लाइन हो जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे जब उसको, तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत ही लेंदी प्रश्न है, बहुत ही टफ लग रहा है, तो उसको आप लोग एकदम क्विट करके चले जाएंगे, यानी कि छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह के प्रश्न भी बनाए जाते हैं कि आप लोग प्रेशर लें। एग्ज़ाम हॉल में जब प्रेशर लेंगे तो वो सरकारी काम होता है ना, तो वहाँ पर भी आप लोगों को प्रेशर लेना है, तो उस तरह के वो प्रश्न बनाते हैं। तो उन प्रश्नों में कोई बहुत ज़्यादा वो पूछा नहीं जाता, सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है, बस उसको बड़ा कर दिया जाता है। अगर हम इसको इसी प्रश्न को घुमा कर पूछना चाहें तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कौन सा प्राचीन राजधानी थी जो जिसका प्रतिबिंब हम्पी करता था, वो कहाँ पर है? ठीक है, तो उसको भी हम लोग इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 4-5 लाइन के अगर प्रश्न बना दिए जाएं तो आप लोग उसमें थोड़ा सा उलझ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को हर एक तरह के प्रश्न सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोग उस तरह से प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन आंसर की, किस तरह से किया जा रहा है। और आप जीएस श्रृंखला से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस तो मान चलिए कि एकदम वो हो ही जाएगा। 80% 90% प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे किस प्रकार से क्योंकि हर एक टाइप का प्रश्न हम लोग बनाते हैं। अभी देखेंगे 50 से जीएस श्रृंखला हो चुके हैं, आज 50 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मान के चलिए कि 500 से प्लस तो आप लोगों के प्रश्न हो ही गए हैं। ठीक है, तो 500 प्लस अगर आप लोगों के प्रश्न हो चुके हैं और उनमें आप व्याख्याएँ हो चुकी हैं, तो लगभग में देखेंगे कि 1500 से 2000 के प्रश्न जो हैं आप लोगों के दिमाग में घूमेंगे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मिंडनाव गर्त, ठीक है, मिंडनाव गर्त किस महासागर में पाया जाता है? आप यहाँ पर गर्त का मतलब समझिए कि गहराई से मतलब है कि मिंडनाव जो
गर्त है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मिंडनाव गर्त के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका पाया जाता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को इन तीनों महासागरों में जो गर्त पाए जाते हैं, जो गहराइयाँ हैं, सबसे निचला स्तर है समुद्र तल का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही शांत होता है। ठीक है, आप देखिए कि इसका सब इस समय दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, और देखेंगे कि सबसे शांत ये है। ठीक है, महासागर में इसमें आप जाइए, देखिए, घूमिए फिरिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो ज़्यादा हलचल मचाती है, जैसे नदियाँ हो गई या आपके छोटे सागर हो गए, फिर उसके बाद झीलें हो गई, ये सारे लोग जो हैं ज़्यादा शोर मचाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एक जल राशि है, छोटी जल राशि है, जो बड़ी जल राशि है उसको महासागर, सागर बोला जाता है। तो ये लोग आप देखेंगे कि अंदर से एकदम शांत हैं, और वही चीज़ें जो हैं आपका आम जीवन में भी लागू होता है। ठीक है, जिसका मन शांत है तो मान चलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा उस तरह से अध्ययन किया होगा, तो उसका मन एकदम शांत है। जैसे महात्मा बुद्ध ले लीजिए, महावीर स्वामी ले लीजिए, जितने भी साधु संत आप देखेंगे कि उनको आप गाली भी दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हल्की सी मुस्कान लिए बैठे रहेंगे अपना। ठीक है, तो उस तरह से शांति, अगर उस तरह से लोग जो है शांत होते हैं। ठीक है, तो जो जितना विशाल है, मान चले कि जिसका हृदय विशाल है, जिसका मन विशाल है, जो तपस्या के बल पे अपने मन को एकदम विस्तृत कर लिया है, तो वो लोग एकदम शांत रहते हैं। और बाकी जो संकीर्ण रहते हैं, जो छोटी सोच वाले रहते हैं, वो हमेशा एकदम उछल कूद मचाएंगे, इस तरह से झगड़ा करेंगे, इधर बोलेंगे, इधर गाली गलौज करेंगे, उधर मारपीट करेंगे, यही सब करते रहते हैं। तो उन लोगों से आप लोग दूर रहिए, तो आप लोग विशाल बनिए। ठीक है, विस्तृत करिए अपने सोच को, अपने विचारधाराओं को, अपने मन को, अपने हृदय को। तो उस तरह से आप लोग लेकर चलेंगे तो जीवन जीने का जो असली तरीका है उसी में है। ठीक है, उछल कूद मचाने में क्या, बंदर भी उछल कूद मचाता है, तो वो मज़ा नहीं है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, इसमें जो गर्त पाए जाते हैं, मेरियाना गर्त आप लोगों का फिलीपींस के साइड में, फिलीपींस वाले एरिया में पाया जाता है। मेरियाना दुनिया का सबसे जो गहरा है यही है। इसकी जो गहराई है 11,022 ये मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर है। फिर इसके बाद है मिंडनाव का अर्थ देखिए कि ये तो एक गर्त है, मिंडनाव एक भूमि है। ठीक है, एक बार यूपीपीसीएस में पूछा था कि मिंडनाव क्या होता है, तो मिंडनाव एक वादे की भूमि इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वादे की भूमि है, और यह पाया जाता है, देखेंगे कि इजराइल है, इजराइल के ऊपर सीरिया है, सीरिया उधर साइड आपका ऊपर की जो भूमि है इजराइल के, वो आपका मिंडनाव में आता है। और मिंडनाव जो वादे की भूमि है उसको इसलिए माना जाता है क्योंकि जो यहूदियों में एक पैगंबर आए, मान के चलिए कि उपदेशक आए, तो मूसा नाम था शायद उनका। मूसा ने वहाँ पर वहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक भूमि आप लोगों की है, तो उसी को ये लोग वहाँ पर, या मूसा जो है वहाँ पर चल कर गए थे, तो उनका मानना है कि जहाँ तक ये चले हैं वहाँ तक की भूमि इनकी हो गई है। तो इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं, तो उसी को वादे की भूमि कि मूसा पैगंबर ने उनको भूमि को देकर गए हैं, तो वही मिंडनाव जो है वादे की भूमि के नाम से प्रचलित है। तो यहाँ पर मिंडनाव गर्त की अगर बात करें तो यह है 10,500 मीटर। फिर उसके बाद एक गर्त है टोंगा गर्त का जो गहराई है ये है 9,000 मीटर। ठीक है, 9,000 मीटर। कुछ महत्वपूर्ण गर्तों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, गहराई जो समुद्र की है। फिर अगर बात करते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है, और इनके गर्तों के बारे में अगर हम बात करें तो प्यूर्टो रिको। ठीक है,
प्यूरिटो रिको है। और इसका जो गहराई है देखेंगे कि 8,392 मीटर है। फिर इसके बाद रोमशे गर्त, ठीक है। यहाँ पर आप गर्त जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर गर्त हो गया रोमशे। और इसकी जो गहराई है 7,250 मीटर की गहराई है। अब आप बात करते हैं हिंद महासागर की, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर में सुंडा, ठीक है, सुंडा गर्त, ये बहुत ही फेमस गर्त है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हिंद महासागर की है, ठीक है। इसकी जो गहराई है 8,152 मीटर, ठीक है। ये आप लोगों के गर्त हो गए, गहराई हो गए समुद्र तल का, किस महासागर की कितनी गहराई है वो सारी चीज़। अब सोचिए कि मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है इसकी गहराई, ठीक है। मेरियाना गर्त तो 11 किलोमीटर अंदर जाइए तो वहाँ पर सोच कर देखिए कि 11 किलोमीटर ऊपर तक उतनी पानी है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर पानी है पृथ्वी पर, लेकिन पीने योग्य नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए और मान के चले कि वाटर को फ़िल्टर किया जाए, वाटर फ़िल्टर किया जाए, तो हम लोगों के पास पानी की उपलब्धता कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देशों को वाटर फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो भूमिगत जल है, जलों का जो अभाव पाया जाता है, तो आप चाहेंगे तो समुद्र के जल को वहाँ पर फ़िल्टर करके वहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी मशीनें बना दी जा चुकी हैं। और आप उस तरह से देखिए कि इतने सारे आविष्कार किए जा चुके हैं, तो इसके बारे में भी दुनिया को सोचना चाहिए, हर एक देश के सरकार को सोचना चाहिए। और अगर इसके बारे में अगर सोचा जाए तो देखेंगे कि वहाँ पर जो पानी की उपलब्धता की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं पृथ्वी पर, अगर उसका अगर हम लोग उपयोग किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग सही ढंग से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पढ़ते समय, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोटोपैक्सी, इक्वेडोर, टम्बोरा, पापुआ न्यू गिनी, क्राकाटोआ, इंडोनेशिया, वेसुवियस, इटली। तो यहाँ पर देखिए कि ये आप लोगों के ज्वालामुखी पर्वत हैं और उनका लोकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, आप जानते हैं। टम्बोरा पापुआ न्यू गिनी में, टम्बोरा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर टम्बोरा जो है आपका इंडोनेशिया में शायद पाया जाता है ये, ठीक है। कहाँ है ये? टम्बोरा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप में ही है टम्बोरा, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए पापुआ न्यू गिनी में जो है आपका, पापुआ न्यू गिनी में माउंट लेमिंगटन है, माउंट लेमिंगटन, माउंट लेमिंगटन जो है ये आपका पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, और क्राकाटोआ जो है ये आपका इंडोनेशिया में है, और वेसुवियस जो है आपका इटली में पड़ता है, नेपल्स की खाड़ी में। कहाँ पड़ता है? नेपल्स की खाड़ी, नेपल्स की खाड़ी। जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ा जाएगा तो इटली का एकीकरण उसमें देखा जाएगा, इटली और जर्मनी का एकीकरण है। तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें जो विचारधाराएं काम करती हैं आप देखेंगे कि किस तरह से इटली का एकीकरण किया गया है, ठीक है। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को पढ़ने के लिए, विचारधाराएँ हो गई, लोग उस तरह से किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल में आप लोग नोट डाउन करिए, और ज्वालामुखी पर्वतों से आप लोग नोट से तैयार कीजिए, नहीं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ तो वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मोजेव मरुस्थल अवस्थित है, ठीक है। कौन सा? मोजेव मरुस्थल,
ये कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, मरुस्थलों से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेगा या तो मिलान करने के लिए दे देगा। और मुझे मरुस्थल आप देखेंगे कि आपका कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। और आप कैलिफोर्निया को देखेंगे तो आपका शायद उत्तरी अमेरिका में राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोत्सवाना से प्रारंभ करते हैं। बोत्सवाना आप देखेंगे कि कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, मध्य अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य अफ्रीका। ठीक, फिर उसके बाद सिकियांग प्रांत अगर बात करें, सिकियांग प्रांत चीन। ठीक है, चीन में यह पड़ता है। यहाँ पर है तकला मकान मरुस्थल। ठीक है, कैलिफोर्निया के बारे में आप लोग जाने गए। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान ये कहाँ पड़ता है? भारत में, इंडिया, पश्चिमी भारत है ये। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है कौन सा? थार का मरुस्थल। थार का ये आपका भारत और पाकिस्तान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ये आप लोगों के 4 मरुस्थल हो गए। कैलिफोर्निया का मरुस्थल जो मुझे मरुस्थल है, और ये आप लोगों का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका ध्यान हमेशा आप लोग रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव शब्दों का ध्यान हमेशा आप लोग रखेंगे तो आप लोगों का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगर इसका ध्यान आप लोग नहीं रखेंगे तो निश्चित ही है कि 100% वो गलत होगा। ठीक है, तो इसमें योजनाएं दिया गया, भारत सरकार की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018, फिर उसके बाद PM श्रम निधि, श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं भारत सरकार की हैं। तो आपको इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये आपका 2016 का नहीं है, ये है आपका 2017 का नहीं है, आपका 2016 का है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के सही सुमेलित हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देखेंगे कि इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनको LPG सिलेंडर वितरित करना। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये आप देखेंगे कि जो बच्चों में कुपोषण की अवस्था देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण के स्तर को सुधार करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को प्रारंभ किया गया था। PM श्रम योगी मानधन योजना, भी ये आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से यहाँ पर जो मानधन योजना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है वो प्रतिदिन 100 रुपये जमा करके वहाँ पर 60 साल के बाद या 65 साल के बाद वहाँ पर 1000 रुपये पेंशन के रूप में ले सकता था। इस तरह की योजना, इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है, तो उसको आप लोग डाटा देख लीजिएगा, क्योंकि जब ये योजना लागू हुई थी उस समय की बातें हैं कि इसमें 100 रुपये प्रतिदिन डालकर आप 60 साल के बाद वहाँ पर 1000 रुपये मंथली पेंशन निकाल सकते हैं। इसका ये उद्देश्य था, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग में था और शहरी क्षेत्रों से भी संबंधित है। तो यहाँ पर एक जो भत्ते की बात की जाती थी तो वो PM श्रम योगी मानधन योजना में की जाती थी। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये कोविड-19 के समय देखेंगे कि कोरोना काल के समय यह योजना आई थी, और इससे जो भारत के जनता है उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही थी, और यह योजना आई थी आपके 12 नवंबर 2020 को। ठीक है, ये सारी योजनाओं का नाम आप लोग लिखिए, नोट डाउन करते चले। इसका उद्देश्य जो है वो भी हमने आपको बता दिया, और योजनाओं से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं। मिलान करने के लिए दे देगा, सन पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, और उसमें की जो चीज़ें हैं किस उद्देश्य से थी वो भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना
की गई। इसको NHB बोला जाता है, नेशनल हाउस बैंक। तो वहाँ पर आप देखिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1990, 1982, 1988, 1948। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुआ था वो आपका 1988 में हुआ था, और ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बनाने वाली बातें हैं उसके लिए ऋण उपलब्ध कराने की बात करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं 1988 से। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसको क्या बोला जाता है? NHB भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1988 हो गई, और उसके बाद 1990 की अगर हम बात करें, 1990 में किस बैंक की स्थापना होता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और ये राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है आप बताइए? ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ये मुख्यालय भी आप लोग लिखते जाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो बोला जाता है, इसको CDB बोला जाता है, CDB। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है आप देखेंगे कि मुंबई में है, सॉरी मुंबई कह रहे हैं, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, CDB का मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, लखनऊ में। फिर इसके बाद 1982 की अगर हम बात करें, 1982 में क्या हुआ था? 1982 में देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, और देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को NABARD बोला जाता है। ठीक है, ये है आपका NABARD, NABARD इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, और देखें कि NABARD का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, मुंबई। फिर उसके बाद 1948 की अगर हम बात करें, 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है, वित्त निगम लिमिटेड। अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। और इसको क्या बोला जाता है, आप देखेंगे कि IFCI का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये बैंक हैं। आप ये इन सारे बैंकों को देखेंगे तो या तो ये आपके औद्योगिक बैंक है, या तो एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक है। और इन बैंकों का जो कार्य है कि सस्ते दाम पर जो ऋण उपलब्ध कराने की बात की जाती थी। ठीक है, तो सस्ते मूल्य पर ऋण, जो सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाले ये बैंक हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, वर्गीकी लिनियस, अनुवांशिकी लुईस पास्चर। तो आप जानते हैं कि अनुवांशिकी एकदम आसान प्रश्न है। ये तो अगर इन तीनों में देता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अनुवांशिकी बहुत ही फेमस है, बहुत ही बचपन से पढ़ा जाता है कि अनुवांशिकी के जो जनक हैं, ठीक है, अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल।
ठीक है, तो ये आप बहुत सारे लोगों को पता होता है, तो यहाँ पर आप लोग एकदम आसानी से इसको देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इससे कौन संबंधित है? लुई पाश्चर संबंधित है, लुई पाश्चर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग विज्ञान से संबंधित जो साइंटिस्ट हैं, जो नाम संबंधित है, उसको आप लोग ध्यान में रखिए। वो आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, तो ये सारे इसी तरह से पूछ लेंगे। कोशिका विज्ञान में के जनक कौन है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, वर्गीकरण या वर्गीकी के जनक कौन है, आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस तरह के प्रश्न जो है उसमें बनते हैं वनडे एग्जाम्स में। और जो आपके बड़े एग्जाम्स हैं उसमें आप देखेंगे कि मिलान करने के लिए कूट की सहायता से उस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना के आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपका प्रश्न है 2002, 2005, 2006, 2009। ठीक है, अब जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में, और उसी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि 2005 अक्टूबर 2005 में ही वहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किया जाता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुआ है, देखेंगे कि 12 अक्टूबर 2005। तो इस दिन हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। और 2006 की हम बात करें, 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, अक्टूबर में ही लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, इस तरह से। और 2002 की अगर हम बात करें, 2002 में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, और इसमें कौन सा संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 86वां लिखे तो हैं। और फिर इसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 का, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया, संविधान संशोधन 86वां है और अनुच्छेद 21 का। और 2009 की अगर हम बात करें, इसी जो ये 2002 में आया था ना प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार, इसको किया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। ठीक है, इसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम लाया गया। ठीक है, सोचिए कि संशोधन 2002 में आया 2009 में। ठीक है, तो इतना समय लग गया यहाँ पर शिक्षा को लेकर उसको मूल अधिकार बनाने में। ठीक है, तो मान लीजिए कि मूल अधिकार तो बन ही गया 2002 में, लेकिन जो अधिनियम आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो आपका 2009 में आया था। ये 4 डेट आप लोग याद रखिए, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है।
ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम उद्देश्य। और यह आया कब था? अब देखेंगे कि ये 2005 का आया है, 2005 में आया था और लागू हुआ है 2005 में, इसी से लिख दे रहे हैं। आया, लागू हुआ 2006 में, लागू हुआ 2006 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए, सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें से जो आपका अधिकार है, आप कि आप कहीं पर भी जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, किसी भी अधिकारी के पास जाए, वहाँ पर आप प्रतिवेदन देंगे तो वो आप लोगों को सूचना उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुँच। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा मांगे गए जो विवरण हैं सरकार के, उसको तक पहुँच। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों को किसी ज़मीन का कागज़ निकलवाना है, कागज़ चाहिए, तो आप जाइए वहाँ पर कचहरी में। आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक राजस्व बोर्ड होता है, तो राजस्व बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर हर एक ज़िला के हर एक गांव का हर एक जो स्थान है उसका मैप वहाँ पर होता है। आप जिस जगह का मैप मांगेंगे वहाँ पर आप प्रतिवेदन डालिए। 100, 200, 150 रुपये, 200, 250 रुपये के लगभग में उसकी फ़ीस है। आप वहाँ पर डालिए, आप वहाँ पर जीराक्स लेकर चले आइए। वो आप लोगों का अधिकार है, क्योंकि वो सूचना का अधिकार अधिनियम में के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी डाटा को आप चाह रहे हैं, किसी वैकेंसी का डाटा है, तो वहाँ पर आप उस संस्था में प्रतिवेदन करेंगे तो वो आप लोगों को सूचना देंगे। और अभी यूट्यूब पे आप देखेंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो सूचनाएं आप लोगों को मिल जाती हैं वैकेंसी के डिटेल्स के रूप में, वो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ही मिलती हैं। ठीक है, तो वो आपका अधिकार है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। लेकिन ये मूल अधिकार पूर्ण रूप से नहीं माना जाता, क्योंकि भारतीय संविधान के में नहीं है। ठीक है, उसमें उद्धृत नहीं किया गया है, लेकिन यह इसको बनाया गया है। ये आपका अनुच्छेद 19(1) में आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप लोगों को पता चली, और जो सारी जानकारी आप लोगों को मिलती है ये इसी के अधिकार में आती हैं। अगर ये अधिकार या अधिनियम नहीं होता तो आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, सोचिए, समझिए और अपने अधिकारों को जानने का प्रयत्न कीजिए। और भारत के प्रत्येक नागरिक को कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 जो है, मूल अधिकार जो है, उसको तो पता ही होना चाहिए। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो आपके मूल कर्तव्य हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता तो होनी ही चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे साइंस का डिपार्टमेंट का हो या टेक्निकल डिपार्टमेंट का हो या मेडिकल डिपार्टमेंट का हो या फिर आपके सिविल डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम कह रहे हैं कि उसको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। अगर आप उसको अपने अधिकार के बारे में पता है तो उसका जो अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जाता है वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया? यहाँ पर अभिकरण लिख लीजिए, प्राधिकृत अभिकरण, हरित अभिकरण। अभिकरण अभिकरण का अर्थ होता है आपका संस्थान के लगभग में, मान लीजिए संस्थान से संबंधित होता है अभिकरण। और अधिकरण का प्राधिकरण मान के चलिए कि कोई दस्तावेज है, उस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अभिकरण की स्थापना हुआ था। और देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण को क्या बोला जाता है? NGT बोला जाता है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें राष्ट्रीय हरित अभिकरण। ठीक है, इसका उद्देश्य आप जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? NGT। ठीक है, NGT
और इसका क्या अर्थ होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, वो भी लिख देते हैं, NATA, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय हरित अभिकरण। और इसका उद्देश्य आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य जो है आपका जो वन संरक्षण है, वनों को देख रेख करना, फिर पौधरोपण करना, और उस तरह से देखेंगे कि पर्यावरण के बचाव के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जीएस श्रृंखला भी आप लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो इन जीएस श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, और आप लोगों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं जीएस श्रृंखलाओं में, उनका आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे देखेंगे कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि इन जीएस श्रृंखलाओं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आप लोगों को पसंद आता होगा, और आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। जो लोग नए हैं वो लोग जुड़ जाए, जो लोग पुराने वो लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में, इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।